तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट का सवाल है। आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, चाहे बिहार पुलिस का दे लीजिए, दरोगा का दे लीजिए, तो बीपीएससी का दीजिए, बिहार एसएससी का दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा प्रश्न आ जाता है जो पता ही नहीं चलते रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट का है, साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, पता ही नहीं चलते रहता है। तो वैसा ही प्रश्न हम आपके साथ लेके आए हैं। लगभग मेरे पास प्रश्न हो जाएगा, कितना प्रश्न हो जाएगा मेरे पास, वो लगभग लगभग 90 के आसपास मेरा प्रश्न है। वैसा प्रश्न जो पता नहीं चलते रहता किस प्रश्न का है। और ये किरण प्रकाशन के बुक से जो अभी तक बिहार में जितना भी एग्जाम है, जितनी भी परीक्षाएं, चाहे बीपीएससी का हो, आपका बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, है ना, बिहार में और भी अमीन का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, बिहार में जितनी भी एग्जाम होता है और उसमें जितना भी ये सब प्रश्न आया हुआ है वो सब का आज हम डिस्कशन कराने जा रहे हैं। एक नए सेशन है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे आपका गलती न हो, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस आपका विद्यार्थी होने का फर्ज निर्वहन कीजिए कि आपको जितना हम पढ़ाएं बस उतना याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए किरण प्रकाशन से ये विविध पढ़ाने वाले हैं आज। कौन सा विविध? जैसे चैप्टर नंबर 22 नंबर आप देखेंगे, ये जो आपका विविध जो चैप्टर दिया हुआ है आपका किरण प्रकाशन में, आपका चैप्टर का लिस्ट दिया हुआ है ना, तो उसमें विविध आएगा 22 नंबर चैप्टर। 22 नंबर जो चैप्टर है, क्रम संख्या 22, उसमें लिखा हुआ विविध। अब विविध में इसमें 89 को प्रश्न है, क्योंकि ये मेरा पुराना वाला बुक है। हो सकता है नया वाला बुक में 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा हो, तो कोई मैटर नहीं करता है, आपको हम पुराने वाले बुक से कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसमें 89 प्रश्न है और 89 के 89 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग, जिससे पार्ट 2 लाने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के करिए क्लास को शुरू। लेकिन जो बच्चे अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ये जो किरण प्रकाशन है इसका हर सेक्शन को पूरे तरीके से डिस्कशन के साथ कवर कराया जा रहा है। चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, बिहार स्पेशल हो, सब खत्म कर लिया गया है। अब बारी है विविध का, और आज हम लोग विविध को भी समाप्त कर लेंगे, है ना। तो आप लोग पेन, कॉपी और साथ में ये वाला बुक निकाल लीजिए और निकालिए विविध चैप्टर नंबर 22, और इसमें प्रश्न है 89 सवाल है। ठीक है, तो विविध निकालिएगा, हम भी निकालते हैं, और जल्दी से स्टार्ट करिए। एक ही वीडियो में से कवर करना है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट रहेंगे, है ना, ताकि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, पूरा के पूरा कवर हो जाए। तो चलिए विविध में हम निकाल चुके हैं, ये मेरा विविध है ना, विविध है, और इसको हम निकाल चुके हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, जो डिस्कशन कराए, डिस्कशन लाइक होगा उसे डिस्कशन कराएंगे, और जिसका आंसर सिर्फ बताने वाला होगा उसमें हम आंसर केवल बता के निकल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है कि हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का पहली बार दौरा किया था। सवाल ये पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन राष्ट्रपति थे जो सियाचिन का पहली बार दौरा किए थे। आपको मालूम है कि सियाचिन बॉर्डर इलाका होता है ना, और सियाचिन सबसे ऊंचाई पे बना युद्ध स्थल है। क्या है ये जो सियाचिन है, ये सियाचिन है जो पूरे विश्व का ये जो सियाचिन है ना, वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। क्या है? युद्ध स्थल है। कौन? सियाचिन। तो सियाचिन क्या है? पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल है। और सियाचिन का जो सबसे पहले दौरा किए थे वो थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम ये जो पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। पहला क्या थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। भारत का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का एक फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर।
विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का आंसर, इसका आंसर हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बीबी गिरी, तो थोड़ा बीबी गिरी के बारे में जान लीजिएगा, थोड़ा बीबी गिरी के बारे में जान लीजिएगा। ये बीबी गिरी कैसे लिखा है? शॉर्ट में लिखा है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी, ये बीबी गिरी भी भारत का राष्ट्रपति रहे हुए हैं, लेकिन बीबी गिरी एक पहला, सबसे पहला, भारत का सबसे पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। परीक्षा में पूछेगा कार्यवाहक तो कोई पूछेगा कि भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बीबी गिरी। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है कि अगर हमारे देश का राष्ट्रपति या तो मर गए या फिर अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में गए हुए हैं, तो उनके पद को जो संभालेगा उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। तो अपने यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कोई पूछेगा कि भारत का सबसे पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बोलेगा ना तो कहिएगा जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन अपने पद पे रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति थे। तो ये अपने पद पे ही थे तो ये मर गए हुए थे। तो इन्हीं के जगह पे थे कि उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तो राष्ट्रपति मर गए जाकिर हुसैन, तो उपराष्ट्रपति को कुछ दिनों के लिए आपको राष्ट्रपति बनाया गया। तो जो कुछ दिनों के लिए जो बनाया जाता है उसे ही बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? बीबी गिरी थे। और सबसे पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन, जो अपने पद पे रहते हुए मर गए थे, यानी जब राष्ट्रपति थे तभी ये मर गए थे। तो इन्हीं के जगह पे बीबी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे, इनको राष्ट्रपति बनाया गया, इसलिए ये बन गए पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। एक और प्रश्न पूछता है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति बना बताओ जो निर्विरोध चुना गया था। जो निर्विरोध का मतलब होता है कि उसके एंगेस्ट में कोई खड़ा नहीं होगा, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे। तो लिखिएगा नीलम संजीव रेड्डी भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध चुना जाने वाला कौन था? तो वो था आपका क्या? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी थे, वो निर्विरोध चुना जाने वाला पहला राष्ट्रपति थे। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के पास। 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? अब बताइए, इसको याद रखना पड़ेगा। म्यूजियम पूछा है ना, संग्रहालय होता है हिंदी में, म्यूजियम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कौन सा म्यूजियम है? सलारगंज। तो सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में पड़ता है। अब इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं, याद करना पड़ेगा कि म्यूजियम कहाँ है। तो याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद हो जाएगा। सलारगंज जो म्यूजियम है वो कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में पड़ेगा। तो यही सब प्रश्न है जो पूछ देता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट का है। तो ये विधिक का चैप्टर होता है। तो ये उल्टा पुल्टा प्रश्न इसको बोला जाता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो बोला सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। और ये पूछ भी चुका है, और ये पूछ चुका है बीएसएससी में, बिहार एसएससी में ये पूछ चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने किया था? तो विलियम शेक्सपियर ने मैकावर की रचना किया था। अब इसमें क्या समझना है भाई? मैकावर की रचना कौन किए थे? मैकावर क्या है? मैकावर। तो मैकावर की रचना शेक्सपियर किए थे। कौन किया? शेक्सपियर किए थे। तो इसमें याद करने वाला बात है, इसमें कुछ समझने वाला बात है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। हिमालय की बात कर रहा है, यानी माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाला भारतीय महिला पूछ रहा है। कौन महिला? भारतीय महिला कह रहा है। तो कहिएगा बछेंद्री पाल। भारतीय महिला कहेगा तो बछेंद्री पाल, लेकिन सीधे कहेगा विश्व की पहली महिला। विश्व की
पहली महिला अगर कह देगा ना तो आप कहिएगा जुंको तेवई। विश्व की पहली महिला कहेगा तो जुंको तेवई। जुंको तेवई जो जापान का था। कहाँ का? जापान। लेकिन बोल देगा विश्व का पहला पुरुष बताइए। पहली महिला नहीं, पहला पुरुष। तब वो थे दो लोग, एक थे जुंको तेवई, एक थे सॉरी एक थे एडमंड हिलेरी। एडमंड, एक थे हिलमंड हिलरी और एक था तेंजिंग नार्वे। तेंजिंग नार्वे। तो एक है एडमंड हिलेरी और एक है तेंजिंग नार्वे, जो विश्व का पहला पुरुष है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह किया था। लेकिन कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ाई करने वाली भारतीय कौन है महिला, तो कहिएगा संतोष यादव। क्या सवाल है? लिखिएगा कि लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन? तब कहिएगा कौन चीज? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। ये पुरुष नहीं है, ये महिला है। तो ये लगातार 2 बार चढ़ाई की है। लगातार 2 बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर। लेकिन कहेगा कि सबसे ज्यादा बार चढ़ाई कौन किया है माउंट एवरेस्ट पर, तो सबसे ज्यादा बार अगर कहेगा ना, सबसे ज्यादा बार कहेगा तब कहिएगा कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। तब हो जाएगा कामी रीता शेरपा, जो नेपाल का है ना, नेपाल का है। फिर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताइए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपका 8850 मीटर है। फिर कहेगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो नेपाल में कहते हैं सागर माथा। सागर माथा कहते हैं। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको इतना बात जानकारी होना चाहिए। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ सके। अगला प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर। तो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़ सके। ये जो तेंजिंग नार्वे था ना, ये तेंजिंग नार्वे भारतीय था। तेंजिंग नार्वे कौन था? ये था इंडियन और ये विदेशी था। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न के तरफ। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पहला भारतीय पूछ रहा है, तो वही तो था तेंजिंग नार्वे। तेंजिंग नार्वे अभी तो बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तेंजिंग नार्वे। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर तेंजिंग नार्वे हो जाएगा। बोला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था तेंजिंग नार्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला में बछेंद्री पाल और पुरुष में तेंजिंग नार्वे था, जो भारत के तरफ से चढ़ाई किया हुआ है कहां पे? माउंट एवरेस्ट पर। तो तेंजिंग नार्वे हो गया 5 नंबर का आंसर। 6 नंबर सवाल भाई, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है सुनीता विलियम्स के पास। कितना? सुनीता विलियम्स के पास है ये वाला रिकॉर्ड। सुनीता विलियम्स 195 दिन रहा हुआ अंतरिक्ष में। 195 दिन सुनीता विलियम्स विश्व में अंतरिक्ष में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एलटीटीई का कहां का संगठन है? तो एलटीटीई कहां का संगठन है बताइए। क्या बोला है? एलटीटीई। एलटीटीई बोला है। एलटीटीई बोला है। LTTE। तो ये श्रीलंका का है। ये कहां का संगठन है? श्रीलंका का संगठन है। कहां का संगठन है? श्रीलंका का संगठन है। LTE का स्थापना हुआ था 1976 में। नोट कर लीजिए। इसका स्थापना करने वाले प्रभाकरण थे। प्रभाकरण
करण। ये क्या एक संस्था है, एनपीटीई क्या है, एक संस्था है जिसकी स्थापना 1976 में प्रभाकरण ने किया था। कहाँ की संस्था है, श्रीलंका की संस्था है, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं ना, तो हिंदुस्तान पेपर के संस्थापक कौन है, तो हिंदुस्तान पेपर के जो संस्थापक है वो शशि शेखर है। कौन है, शशि शेखर है। जो आप हिंदुस्तान पेपर जो पढ़ते हैं उसका संपादक कौन है, और उसका शशि शेखर नाम है। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो पेपर है उसका संपादक है शशि कपूर, शशि शेखर, शशि कपूर नहीं, शशि शेखर, नोट कर लीजिए। हिंदुस्तान का क्या हो गया, शशि शेखर हो जाएगा। लेकिन जो द हिंदू होता है ना, इंग्लिश में जो पेपर आता है द हिंदू, क्या आता है, द हिंदू इंग्लिश में पेपर आता है, इसका जो संपादक है सुब्रमण्यम अय्यर है। सुब्रमण्यम अय्यर है द हिंदू के संपादक। द हिंदू के संपादक यही है आपका। और भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट। कौन था, बंगाल गजट था। तो ये भी नोट कर लेना है। हिंदुस्तान के पेपर के संपादक शशि शेखर, द हिंदू के लेखक सुब्रमण्यम अय्यर, और भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से है, तो इन्वायरमेंट शब्द ग्रीक भाषा है। इन्वायरमेंट शब्द कौन भाषा, तो इन्वायरमेंट शब्द जो था वो ग्रीक भाषा। इन्वायरमेंट शब्द कौन भाषा, ग्रीक भाषा है। तो 9 नंबर का आंसर ग्रीक हो जाएगा। 10 नंबर, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक बताओ जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहे। वो हमारे नीतीश चाचा थे। नीतीश जी मुख्यमंत्री, नीतीश जी जो थे ना वो इंजीनियर थे। कौन थे, इंजीनियर थे। और वो पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने, और आज तक मुख्यमंत्री वही थे। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश चाचा ही है जो इंजीनियर थे, और 2 बार मुख्यमंत्री, क्या 5 बार, 6 बार, 9 बार शपथ ले चुके हैं। नीतीश चाचा क्या बार शपथ ले लिए, 9 बार शपथ ले चुके हैं अभी तक। नीतीश चाचा बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री है, हम मुख्यमंत्री थे, हम मुख्यमंत्री रहेंगे, है ना। आगे बढ़ते, पार्टी चेंज होगा लेकिन मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे। 11 नंबर सवाल की तरफ आइए। 10 नंबर का बिहार हो जाएगा, नीतीश चाचा बिहार के है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। 11 नंबर बोल रहा है कि इसको क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है कि सबसे पहले कौन होगा। तो पहला है एसएलवी जो 3 जो रॉकेट लॉन्च किए थे हम लोग अंतरिक्ष में, एसएलवी तो 1989 में लॉन्च किए थे। एसएलवी जो 3 था उसे 1989 में हम लोग लॉन्च किए थे। दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो 1971 में बना है। बांग्लादेश कब बना है, 1971 में बना है। फिर ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन है सिक्किम भारत का 22वां राज्य। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, बात सही है, 1975 में। कब बना, 1975 में। और संशोधन था 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन था, है ना। सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना था, 22वां, और 25वां बना था गोवा, और तेलंगाना बना था 29, तेलंगाना बना था 29, और 25वां बना था गोवा। फिर उसके बाद है पोखरण परीक्षण। तो पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। ये जो पोखरण है, पोखरण पहला तो 1974 में, और पोखरण दूसरा 1975 में ये हुआ था। तो नोट कर लीजिए। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्रम में क्या आएगा, तो सबसे पहले बांग्लादेश आ जाएगा। सबसे पहले बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का नंबर में दिया था 2 नंबर में, तो सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा।
फिर उसके बाद कौन आएगा, बांग्लादेश के बाद पोखरन वाला आएगा। अब पोखरन का ऑप्शन में था 4, तो धू के बाद आएगा 4, धू के बाद 4, फिर 1971 के बाद 74, 74 के बाद 75 आएगा, तो ये सिक्किम, तो सिक्किम कई ऑप्शन में था, 3 ऑप्शन में, तो 2 4 उसके बाद होगा 3 और लास्ट में 1989 है, तो ये हो जाएगा 1। अब खोज लीजिए 2 4 3 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। तो SLV जो है ना, ये रॉकेट था जिसे हम लोग अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे 1989 में। बांग्लादेश का उदय 1971 में, सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में, अब पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किए थे हम लोग 1974 में, लेकिन पोखरण 1 किए थे 74 में, फिर पोखरण 2 परीक्षण हुआ था 1975 में। तो ये जो याद रखिएगा उसी का बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए। जल्दी से उतारिएगा ताकि क्वेश्चन 90 को है, एक ही वीडियो में खत्म करना है हमको 1 घंटा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर, विश्व का सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, तो बुर्ज खलीफा दुबई विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा आपका विश्व का सबसे ऊंचा इमारत है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में पड़ेगा। तो इसका आंसर दुबई हो जाएगा 12 का। 13 नंबर आइए, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में है, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, वहीं पे है विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी। विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ है, अमेरिका में है। कहाँ पे, अमेरिका में, तो वाशिंगटन में। कहाँ पे, वाशिंगटन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया है। चलिए आगे बढ़ते 15 नंबर, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह जो शहर है ना, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह जो शहर है उसे पहले क्या कहते थे, तो हो ची मिन्ह शहर को पहले शईगान कहते थे, शईगान, हो ची मिन्ह, तो हो ची मिन्ह को पहले क्या कहते थे, हो ची मिन्ह को हम लोग पहले कहते थे शईगान। ऑप्शन देखिए ना कहाँ लिखा हुआ है, शईगान कहाँ लिखा हुआ बताओ, तो वो है पहला ऑप्शन है शईगान। क्या है, शईगान कहते थे। हो ची मिन्ह शहर का पहले नाम था शईगान, क्या था, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह कौन है, तो वियतनाम देश का पहला राष्ट्रपति थे। ये जो वियतनाम देश है, वियतनाम जो देश है उसका पहला राष्ट्रपति थे यही हो ची मिन्ह, पहला राष्ट्रपति है। हो ची मिन्ह आपका वियतनाम देश का पहला राष्ट्रपति थे। वियतनाम देश का पहला राष्ट्रपति हो ची मिन्ह, जो शईगान है ना, शईगान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेड क्रॉस, तो भारतीय रेड क्रॉस कब बना, तो भारतीय रेड क्रॉस बना 1920। भारतीय रेड क्रॉस कब बना, 1920 में। भारत का जो रेड क्रॉस है वो 1920 में बना था, लेकिन पूरे विश्व का रेड क्रॉस 1863 में बना था। अगर भारत की बात करेगा, भारत की बात करेगा तब कहिएगा 1920, लेकिन पूरे विश्व की बात करेगा है ना, तब कहिएगा 1863, 1863। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा, है ना, नोट कर लीजिए। तो विश्व का वाला रेड क्रॉस 1863 और भारत वाला रेड क्रॉस 1920, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। 17 नंबर, वह संख्या जिसे यूरोप देश मिलियन कहता है, तो मिलियन में 6 गो जीरो होता है। मिलियन में क्या गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एगो ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो होता है। पढ़ो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन कहते हैं ना, कहते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइब हो गया, मतलब 10 लाख सब्सक्राइब हो गया।
तो 6 को 0 ऑप्शन नंबर 2 में है, टिक मार दीजिए। 18 क्या कहा है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ ना सीखा। हमने इतिहास से क्या सीखा है? तो हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम शेक्सपियर का है। विलियम शेक्सपियर का ये कथन है। 18 है ना, तो 18 का हिंगल हो जाएगा, हिंगल हिंगल हिंगल। 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा हिंगल। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? हिंगल हो जाएगा। हिंगल ने कहा था कि हम इतिहास से वही सीखे हैं, हम इतिहास से क्या सीखे हैं? तो हम इतिहास से कुछ नहीं सीखे। हम इतिहास से क्या सीखे हैं? तो हम इतिहास से कुछ नहीं सीखे हैं। ये कहने वाला कौन था? हिंगल था, हिंगल। इसमें चारों में से कोई आंसर नहीं है, हिंगल आंसर हो जाएगा, हिंगल। चलिए 19 नंबर, अन्य साइटों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साइट को हाल ही में विश्व धरोहर की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? बताइए, विश्व स्तर में किस में शामिल किया गया है? तो वो पश्चिमी घाट में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। हमारे यहाँ का एक साइट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला वो थे अजंता एलोरा की गुफा, जो कि 1983 में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 20 नंबर, निम्नलिखित मंदिर में से कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर 4 नंबर ऑप्शन, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम। अब त्रिवेंद्रम कहां पड़ेगा? तो तमिलनाडु। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम जो कि तमिलनाडु में है, ये सबसे अमीर मंदिर है, ये सबसे अमीर मंदिर है। तो 20 का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर आइए, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बाबू राव हजारे। अन्ना हजारे का नाम सुने होंगे। अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक नेता थे। अन्ना हजारे का नाम आप सुने होंगे, जो दिल्ली में बहुत दिन तक प्रदर्शन किए थे, बहुत दिन तक धरना प्रदर्शन किए थे अन्ना हजारे। अब बड़ी फेमस हो गए थे अन्ना हजारे, पूरे भारत में फेमस हो गए थे। और अन्ना हजारे जब अनशन कर रहे थे दिल्ली में, कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में। तो इनके साथ थे अरविंद केजरीवाल भी थे। और अन्ना हजारे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में फेमस हो गए थे इन्हीं के साथ में। और फिर अरविंद केजरीवाल उसी में फेमस हुए थे। और फिर अरविंद केजरीवाल इतना पॉपुलर हो गए थे कि दिल्ली की जनता ने इसे सीएम बना दिया। और एक बार नहीं, 2 बार सीएम बने थे दिल्ली का। और दिल्ली के दुर्दशा को ये बढ़िया किए थे, भी अच्छा भी किए थे। लेकिन अभी उनकी पार्टी का सरकार दिल्ली में नहीं है। इनका अरविंद केजरीवाल का पार्टी है आम आदमी पार्टी। आप बोलते हैं उसे आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप। तो अन्ना हजारे का वास्तविक नाम था किशन बाबू राव हजारे। किशन बाबू राव हजारे। अब बड़ी फेमस नेता थे अन्ना हजारे, पूरे भारत में इनका नाम हो गया था। और दिल्ली में इन्होंने खूब प्रदर्शन किया, खूब धरना प्रदर्शन किया। इन्हीं के साथ में थे अरविंद केजरीवाल, इनके साथ साथ ये भी पॉपुलर हो गए। और फिर दिल्ली में ये सीएम भी बन गए 2 बार। तो अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बाबू राव, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर थे। नेक्स्ट 22 नंबर, फ्रेंच भाषा कहाँ बोला जाता है? तो फ्रेंच भाषा अल्जीरिया में बोला जाता है। फ्रेंच भाषा कहाँ बोला जाता है बताइए? तो फ्रेंच जो भाषा है ना, वो अल्जीरिया में बोला जाता है। ये जो फ्रेंच भाषा है वो कहाँ बोला जाता है? अल्जीरिया में। कहाँ पर? अल्जीरिया में। फिर दूसरा है इटालियन भाषा। कौन भाषा? इटालियन भाषा। और ये लीबिया में बोला जाता है। इटालियन भाषा कहाँ पर?
ये बोला जाता है लीबिया। फिर है पुर्तगाली भाषा ब्राजील में। पुर्तगाली भाषा कहां पर? तो ब्राजील देश में बोला जाता है पुर्तगाली भाषा। फिर स्पेनिश भाषा कहां बोला जाता है? तो स्पेनिश भाषा बोला जाता है आपको मैक्सिको। कहां बोला जाता है? मैक्सिको। तो इसका मिलान कर लीजिएगा, हम आपको लिखवा दिए हैं, आपका काम है मिलान कर लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इसको जल्दी से नोट करिए। 23 नंबर सवाल का, चीन का दीवार, आगरा का ताजमहल, पीसा की झुकी मीनार और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो चीन का दीवार कब बना? तो चीन का दीवार, चीन का जो दीवार है ना, वो 3री शताब्दी में बना था। जो चीन का जो दीवार है, चीन का दीवार 3री शताब्दी में बना था। शताब्दी में बना था, 3री शताब्दी में। फिर है आपका बोला है आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल, तो आगरा के ताजमहल कौन बनवाया था? अकबर। आइए 1900, सॉरी, आगरा का ताजमहल 1653 में बना था। फिर पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी मीनार कब बना था? तो ये बना था 1173 में। और वो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट का जो मंदिर था वो बना था 1112 में। अब मिलान कर लीजिए, तो सबसे पहले आएगा चीन का दीवार, फिर आएगा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, फिर आएगा पीसा का झुकी मीनार, और फिर लास्ट में आएगा आगरा का ताजमहल। तो इसको भी मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 24 नंबर सवाल है कि वह राजनीति विमान दुर्घटना में मारे गए थे। कौन राजनीतिज्ञ थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? वो थे संजय गांधी। संजय गांधी का जो विमान था ना, जो प्लेन था, वो क्रैश कर गया था। तो प्लेन क्रैश में कौन मरे थे? वो मरे थे आपका ये संजय गांधी। कौन गांधी? संजय गांधी थे। इसके पत्नी का नाम था मेनका गांधी। कौन गांधी? मेनका गांधी। तो प्लेन क्रैश कर गया था और उसी में संजय गांधी मर गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी। आते हैं 25 नंबर में, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल, तो उसको बोलते हैं विजय घाट। विजय घाट कहते हैं। फिर बोलेगा कि इसका और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं, वो सबका लिखवा देते हैं। राजीव गांधी का जानते हैं? राजीव गांधी का हो जाएगा राजीव गांधी का साथ वीर भूमि हो जाएगा। हाँ, राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि। वीर भूमि कहते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। शक्ति स्थल कहते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के उसे कहते हैं शांति वन। शांति वन कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन कहते हैं। अंबेडकर साहब का उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि। तो अंबेडकर साहब के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल आइए, इसको नोट करना है, कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, राजीव गांधी वीर भूमि, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू शांति वन, अंबेडकर साहब चैत्रा भूमि और महात्मा गांधी राजघाट। महात्मा गांधी राजघाट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
27 नंबर, मेघा पाटकर इनमें से किस परियोजना के साथ जुड़ा था? तो मेघा पाटकर सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा था। सरदार सरोवर परियोजना, मेघा पाटकर का संबंध इससे है, सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि ज्योग्राफी में पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, DRDL का पूर्ण रूप क्या होगा? DRDL का पूरा नाम बताइए। तो DRDL का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेब्रो। ऑप्शन नंबर पहला, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेब्रो, तो वो हो जाएगा पहला आंसर, हो जाएगा 28 का पहला। 29, BBC का पूर्ण नाम बताइए। BBC का पूरा नाम बताइए। तो BBC का जो पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है 32 नंबर, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश का था? तो डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग थे वो किस देश के थे बताओ? तो नॉर्मन बोरलॉग, अच्छा छूट गया है वो 30 नंबर, भेल का पूर्ण नाम? तो भारत होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो लिमिटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो 30 का 2 हो जाएगा। फिर CBI का पूर्ण नाम? तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो, ऑप्शन नंबर 3, 31 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 32, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो पूरे विश्व में हरित क्रांति लाए थे, पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, और नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने वाले कौन? तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग कहाँ का? अमेरिका का, जो पूरे विश्व में हरित क्रांति लाए थे। तो 32 नंबर का अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर सवाल को पढ़ना है। 33 नंबर पर है कि जोकाकिम गुजमैन और जोकाकिम गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक स्पेनिश सांड से लड़ने वाला कि मैक्सिको का नशीला दवाओं का तस्कर है? हाँ, मैक्सिको का नशीली दवाओं का एक तस्कर है। तो आपका 33 नंबर का 2 हो जाएगा। बोको हराम क्या है? तो बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हराम क्या है? देखो ये सब रटने वाला है, ये सब ऐसा सवाल है जो कोई किताब में नहीं मिलेगा, वो एग्जाम में मिलता है डायरेक्ट। तो आप उसको याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए, सवाल अगर दोहराएगा तो आप उसको बना देंगे। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा ब्लड डायमंड। अरे खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो यूज हो रहा है तो ब्लड निकलेगा ना, तो ब्लड हो जाएगा ब्लड डायमंड। 36 नंबर, साप्ताहिक चार्ली हेब्रो कहां से प्रकाशित किया जाता है? तो वो फ्रांस का समाचार पत्र है, फ्रांस से। तो 36 का फ्रांस हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? 37 में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी मतलब एडो डोमिनो, एडो डोमिनो जिसे बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी। अब बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो एडी का होता है एडो डोमिनो, एडो एनो डोमिनो, एनो डोमिनो, एनो डोमिनो हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है एनो डोमिनो? एनो डोमिनी, ऑप्शन नंबर 2, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी जिसे बोलते हैं ईसवी। क्या बोलेंगे? ईसवी। लेकिन बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, इसे बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। एडी का हो गया एनो डोमिनी।
अगला है 39 नंबर, कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो कार्बन पर टैक्स लेने वाला जो पहला देश था वो थे न्यूजीलैंड। कार्बन पर जो टैक्स लेने वाला पहला देश कौन था? वो था न्यूजीलैंड। 39 का 3 नंबर देखने दीजिए। ठीक है। 40, कीवी चिड़िया कहाँ होता है? तो कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी कीवी जो पक्षी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। 41, किसको अच्छे समय का राजा कहते हैं? तो किसे अच्छे समय का राजा कहते हैं? तो विजय माल्या। आज भगोड़ा हो चुका है विजय माल्या, पैसा लूट के भाग गया विदेश, लेकिन अच्छे समय में वो राजा थे, तो विजय माल्या हो जाएंगे। 42, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट का नाम था, उसका नाम था दुर्गा बनर्जी। उसका नाम था दुर्गा बनर्जी। उसका नाम था दुर्गा बनर्जी, जो 1953 में बनी थी। दुर्गा बनर्जी जो पहला पायलट है इंडियन एयरलाइंस का। इंडियन एयरलाइंस का मतलब होता है भारत का प्लेन। भारत का जो प्लेन होता है उसका नाम इंडियन एयरलाइंस। 1953 में दुर्गा बनर्जी बनी थी पहली पायलट। नेक्स्ट 43, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का शहर कलकत्ता को कहते हैं। महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है, नोट कर लीजिए। 44 नंबर, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहां लागू हुआ था? PIL सबसे पहले अमेरिका में। PIL का जो अवधारणा है सबसे पहले कहां? अमेरिका में लागू हुआ था। 45 नंबर, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? मानव का जीनोम, तो अमेरिका में। मानव का जीनोम मतलब होता है मानव का DNA, जीनोम, तो वो तैयार हुआ है अमेरिका में। 46, एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन रेलगाड़ी चला है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलता है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक वो थे, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूनेंट। जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। 48 नंबर आइए, वह अवस्था जहां सचमुच में युद्ध नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल बना होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में क्या होता है कि युद्ध का माहौल बना रहेगा लेकिन युद्ध होगा नहीं। तो वो हुआ था कि रूस शीत का जो युद्ध हुआ था ना, आपको अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का मतलब होता है लड़ाई होगा नहीं लेकिन लड़ाई वाला माहौल बनल रहेगा, तो शीत युद्ध हो जाएगा। और 49 नंबर, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो वो महात्मा गांधी, वो सॉरी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी? देखो जवाहरलाल नेहरू के 100वीं जयंती पर, जवाहरलाल नेहरू के 100वीं जयंती पर आपका शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। जवाहरलाल नेहरू के 100 वर्ष पूरा होने पर एक ट्रेन चलाया गया जिसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट 50 नंबर, भारत के किस अमेरिकी के कच्चा तेल का पहला नौवहन शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का जो पहला शिपमेंट था किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो वो बंदरगाह का नाम था पारादीप। कहां है पारादीप? चेन्नई में पड़ेगा पारादीप, पारादीप बंदरगाह पर। नेक्स्ट 51 नंबर, कौन से IIT संस्थान MBBS की भी पढ़ाई करेगा? तो MBBS की भी पढ़ाई करने वाला खड़गपुर है, IIT खड़गपुर, जिसमें MBBS की भी पढ़ाई होगी और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट, हाइकू क्या है? तो हाइकू जापान का एक छोटा कविता है। हाइकू क्या है? अब बताए, हाइकू आएगा एग्जाम में तो कौन किताब से खोजिएगा, कौन सब्जेक्ट का है? कोई सब्जेक्ट का नहीं। तो हाइकू क्या है? एक जापान का छोटी सी कविता है, याद कर लीजिए। ब्रेल लिपि क्या होता है? जो लोग अंधा होता है, जो लोग को दिखाई नहीं देता है, उसका भी पढ़ाई होता है, लेकिन उसका पढ़ाई लुई ब्रेल लिपि से होता है। अनरा का पढ़ाई, जो अंधे लोग होते हैं, जिसके पास दृष्टिहीन है, उसके पास आंख नहीं है,
दृष्टि विहीन है ना, दृष्टि विहीन है, उसी को हम लोग ब्रेल लिपि से पढ़ाई होता है उसका, ब्रेल लिपि। क्योंकि इसका जो सबसे पहले खोज किया था वो लुई ब्रेल किया था, लुई ब्रेल, इसीलिए इस लिपि का नाम पड़ गया ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से पढ़ाई होता है दृष्टिवाहियों का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। भारत में सर्वप्रथम भारत की यात्रा पर आने वाला पहला अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की यात्रा पे सबसे पहले आने वाला अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो थे डयूट डी आइजनहोवर, डयूट डी आइजनहोवर, डयूट डी आइजनहोवर, डयूट डी आइजनहोवर, डयूट डी आइजनहोवर। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो भारत की यात्रा पे आए थे। भारत की यात्रा पे आए थे कौन? भारत की यात्रा पे आने वाला पहला अमेरिका के राष्ट्रपति थे डयूट डी आइजनहोवर, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, कोई आंसर नहीं होगा। 55 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। 56 नंबर। कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं? तो 14 साल। 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। 57 नंबर सवाल को छोड़ दीजिए, वो आपको याद करने का जरूरत नहीं है। 58 आइए। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है? कौन सा रिपोर्ट है जिसे ब्रॉडलैंड के रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर पहला। 59 नंबर। एनईएफए का संक्षिप्त नाम क्या है? एनईएफए का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उसका ऑप्शन नंबर पहला होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 59 का पहला। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थे सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली जज बनने वाली हिंदू महिला थी, वो सुमन कुमारी हो जाएगी। 100। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलुपुथुर एल्कोवा को जीआई टैग मिला है? किसको जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को। आज जीआई टैग के बारे में बताएं कि जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। भारत के सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को मिला था 2008 में। जीआई टैग 1999 के एक्ट से चालू हुआ था। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेत पढ़ाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 के बाद 62। डिजिटल करेंसी अवेर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अवेर सऊदी अरब और यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब और यूएई ने अवेर मुद्रा जारी किया है। नेक्स्ट 63। डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? तो डोकलाम का जो विवाद है वो चीन और भारत के बीच है। चीन भारत के बीच में डोकलाम विवाद है। डोकलाम विवाद किसके किसके बीच? तो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में विवाद है डोकलाम विवाद। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट सिंह शिवांगी कहाँ का है? बिहार का। शिवांगी कहाँ का है? अपना बिहार का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 64 का बिहार। 65 आइए। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है? तो वह है भूटान। भूटान ने माना है कि सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति करता है। 66। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट 67 नंबर। निम्नलिखित विकल्प में से प्रारंभिक संपर्क संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है? तो व्यक्तिगत सत्यागार, हाँ व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वही आंसर हो जाएगा। और सब चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचना में सुधार कब किए थे? तो 1991 में एलपीजी आया था, मनमोहन सिंह थे उस समय एलपीजी आया था। 69। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 69 का 3 हो जाएगा। 70 आइए। कौन सा राष्ट्र तारीख विद्रोह किया था? तो आंध्र प्रदेश तारीख पर विद्रोह कर दिया था।
तारी पर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। कौन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, एलवीएम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 18 वर्ष चाहिए। एलवीएम लाइसेंस अगर प्राप्त करना है तो कम से कम उम्र कितना चाहिए, आपका उम्र 18 साल चाहिए। नेक्स्ट, यानी गाड़ी सीखने के लिए लाइसेंस 18 साल। अगला, नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ 72 का 3 नंबर, 72 का 3। 73 आइए, 73, गांधी एक्सप्रेस क्या बोला है कि ट्रेन 18 के नाम से कौन जाना जाता है, तो ट्रेन 18 के नाम से वंदे भारत ट्रेन को जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन का नाम है, देखो कौन नंबर है, 73। तो 73 का 3 आंसर हो जाएगा वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन आया है, वंदे भारत जो एक्सप्रेस आया है, उसे ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं वंदे भारत ट्रेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 74, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 1986। ब्लैक बोर्ड कब आया था, 1986। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति आया था। 75, टीएलएम का विस्तार बताइए। टीएलएम का विस्तार बता दीजिए। टीएलएम का विस्तार बताने के लिए बोला है, तो वो होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो 75 का टीचिंग लर्निंग मटेरियल, 75 का 3 आंसर हो जाएगा। 76, निगमन विधि मार्ग है। निगमन विधि मार्ग है किसका, तो निगमन विधि मार्ग है अनुकरण का। निगमन विधि मार्ग है किसका, अनुकरण का। 77, एक बालक की बुद्धि 150 है, तो वो सबसे ज्यादा तेज है। 130 रहेगा ना, 130, तो वो लड़का दिमाग का तेज लड़का रहता है। आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, आईक्यू लेवल है, दिमाग चेक करो, आईक्यू लेवल चेक करो, तो 130 है ना, तो अच्छा माना जाता है। 150 है तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसे 150 बोला है, तो हो जाएगा अति प्रतिभाशाली, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा हो जाएगा अगर 150 है तो। 78, व्यक्तित्व की विशेषता में से एक है। व्यक्तित्व की विशेषता में से एक बताने के लिए कह रहा है। व्यक्तित्व की विशेषता, तो वो हो जाएगा सामाजिक स्तर। नहीं बोलते हैं समाज में तुम्हारा व्यक्ति कैसा, व्यक्तित्व कैसा है, समाज के लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं, अच्छा खराब, तो वही हो जाएगा सामाजिक स्तर। 79 नंबर का, बालक गणित और विज्ञान में आगे है जबकि बालिका आगे नहीं है, क्यों, तो उसका संवेग के कारण। मैथ, देखो मैथ और साइंस है ना, लड़का तेज रहता है, लेकिन मैथ और साइंस में लड़की तेज नहीं रहती। इसका कारण है संवेग के कारण। 80 नंबर, सीखने के परिपक्वता का एक उदाहरण बताओ। कौन है रे बुआ, जाओ। धूप में क्या कर रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक गणित और विज्ञान में तो वो समय के कारण सीखने की परिपक्वता का उदाहरण बताइए। सीखने की परिपक्वता का उदाहरण अधिगम, अधिगम होता है। सीखने की परिपक्वता का एक उदाहरण है अधिगम। क्या होता है, अधिगम। सीखने की परिपक्वता का क्या होगा, अधिगम होगा। अधिगम, सीखने की परिपक्वता अधिगम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा। 80 का 4, 81, इनमें से कौन राहत बचाव कर्मी के लिए उपयुक्त है। कौन है जो राहत बचाव कर्मी, जो आपका बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कोई आपत्ति आ गया, कोई विपत्ति आ गया, तो जो राहत के लिए जो बचाव कर्मी आएगा उसके लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा बताइए। वो होगा गमबूट। क्या होगा, गमबूट का प्रयोग करेंगे। वो जो बचाव कर्मी आता है, जो पहन के आता है हम लोग को बचाने के लिए कोई विपत्ति में, तो वो गमबूट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कतर। तो कतर देश की मुद्रा क्या है, तो कतर का रियाल,
कतर का रियाल, सऊदी अरब का भी रियाल होता है, तो कतर का रियाल हो जाएगा। कतर की राजधानी दोहा। फ्रांस की मुद्रा, तो फ्रांस की मुद्रा क्या होगा? यूरो। फ्रांस की मुद्रा यूरो हो जाएगा। अगला येन, जापान की मुद्रा येन है, 84 का जापान। 85 आइए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। तो 85 का दूर। 86 आइए, आम्बिनो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? आम्बिनो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? जापान का, जर्मनी का, कनाडा का, फ्रांस का? बताइए वो कहाँ का है? तो वो हो जाएगा फ्रांस का। आम्बिनो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो फ्रांस का। भारत का वाटरमैन, भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहते हैं। एक मिनट रुकिए, तो 85 का आंसर क्या बता दिए? 85 का आंसर राजेंद्र सिंह नहीं होगा भाई, गलती हो गया है। 85 का सुधार कर लो, 85 का सुधार करो। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव प्यांग को कहते हैं। जादव प्यांग को कहते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेयोंग को कहते हैं। जादव पेयोंग को कहते हैं, जादव पेयोंग को कहते हैं। लेकिन ये जो राजेंद्र सिंह है ना, उसे भारत का वाटरमैन कहते हैं। गलती से निकल गया, इसमें लिखा गया है ये फॉरेस्ट मैन है, वाटरमैन है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, लेकिन फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया जादव पेयोंग, जादव पेयोंग को कहते हैं। 88, निम्न में से कौन सा अस्पताल है जो कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? भारत का पहला अस्पताल कौन बना? तो एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है, जो फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। 89 नंबर है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन? तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लिए 89 के 89 प्रश्न। हाँ, थोड़ा रफ्तार था, थोड़ा जल्दी में था, क्योंकि मेरा उद्देश्य था इसका पार्ट 2 वीडियो नहीं लाना है, इसीलिए हम रफ्तार में थे। चूंकि समझाने लायक कुछ नहीं था, सबका आंसर का केवल सवाल का जवाब बताना था, अब कुछ कुछ समझाने लायक था तो हम समझाएं। ठीक है, तो आपका ये विविध वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। शाम में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, है ना? किसी नए टॉपिक के साथ शाम में वीडियो आएगा, तो आपको भी देखना है। चलिए, तो हम लोग इतने पर क्लास को करते हैं खत्म। अब हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।